गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर अर्थात विभवमापी। ये एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम विभव को ज्ञात करते हैं, या परिपथ में जब हम किसी सेल का उपयोग करते हैं तो उसके विद्युत वाहक बल की माप हम निकाल सकते हैं। आपके कोर्स में जो पोर्शन है इसका विभवमापी के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का है, और इसी उपकरण के माध्यम से हम किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहले इसकी संरचना में क्या कहा गया है। यह एक सर्वोत्मुखी उपकरण है। मौलिक रूप से यह एक समान तार का एक लंबा टुकड़ा है। बहुधा तार की लंबाई कुछ मीटर होती है, जिसे किसी मानक सेल के सिरों से संबद्ध करते हैं। वास्तविक बनावट में तार को कभी कभी एक साथ अगल बगल रखकर कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तथा सिरों पर एक मोटी धात्विक पट्टी जोड़ दी जाती है, जो आप चित्र में भी देखेंगे और उपकरण को भी देखेंगे। तो यहाँ पर इस उपकरण का जो वास्तविक रूप है आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये उपकरण इस तरह से होता है, देखिए। ये इस उपकरण में आपको दिखाई दे रहा है, कुछ तारें दिख रही हैं। ये ऐसे ये 10 तारें हैं। एक ही तार 10 राउंड में लगी हुई है और इसमें स्केल लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये धात्विक पट्टियाँ काटकर लगाई गई हैं, जिससे ये कनेक्टेड रहे, और इसके दोनों टर्मिनल एक ही तरफ होते हैं। यानी यहाँ से तार शुरू हुआ और 10 फेरे लेने के बाद वापस यहीं पर आ गया, यहाँ पर समाप्त हुआ। यानी कि तार के दोनों सिरे एक ही तरफ होते हैं। ये उपकरण है विभवमापी। इस उपकरण में हम और क्या क्या चीज़ें देखते हैं। छोटा ऊर्ध्वाकार हिस्सा, धातु की मोटी पट्टी जो कि तार के विभिन्न खंडों को जोड़ती है। तार से होकर जब कोई धारा आई प्रवाहित होगी तो परिपथ में एक धारा नियंत्रक द्वारा परिवर्तित की जा सकेगी। यानी कि इस परिपथ में या इससे मिलकर जो परिपथ बनेगा उसके माध्यम से तार में जब धारा प्रवाहित होगी तो एक धारा नियंत्रक उपकरण होता है। देखिए ये, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। इसके माध्यम से इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इसमें भी दो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, और एक टर्मिनल ऊपर है। तो यहाँ इस तरह से 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन हमारे परिपथ में इसको शामिल करने के लिए हमें 2 पॉइंट से इसको कनेक्ट करना होता है। ये दोनों पॉइंट जो नीचे दिए हुए हैं ये एक ही तार के 2 सिरे हैं। अब ऊपर वाला जो पॉइंट है ये इसके ऊपर ये सरकने वाला हिस्सा है जो तार की अलग अलग लंबाई पर स्पर्श करता है। तो इससे हम संपर्कित करते हैं, एक टर्मिनल को यहाँ से लगाते हैं और दूसरा टर्मिनल हम इन दोनों में से किसी एक से लगाते हैं। जिससे क्या होगा, ये जो यहाँ पर तार के फेरे हैं ये परिपथ में शामिल हो जाएंगे, और ये जो स्पर्श करने वाला हिस्सा है ये जब जगह बदलेगा तो तार की लंबाई बदलती जाएगी। यानी कि उसका जो संपर्क बिंदु है उसकी लंबाई बदलते जाएगी, जिसकी वजह से प्रतिरोध बदलेगा। प्रतिरोध बदलने की वजह से परिपथ में बहने वाली धारा भी परिवर्तित होगी, या हम कहेंगे कि उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ज़्यादा प्रतिरोध वाला हमने इसको हिस्से में कर दिया तो धारा परिपथ में कम बहने लगेगी। कम प्रतिरोध वाले हिस्से में इसको सरका दिया तो परिपथ में धारा ज़्यादा बहने लगेगी। कहने का मतलब हम इसके माध्यम से परिपथ में धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, इसीलिए इसको धारा नियंत्रक कहा जाता है। देखिए चूंकि तार एक समान है, अतः अंत A तथा A से L की दूरी पर स्थित किसी बिंदु के बीच विभवांतर अगर हम बताना चाहेंगे तो वो विभवांतर क्या होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन L इज इक्वल टू फाई इंटू L। ये आपको दिख रहा है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। एप्सिलॉन L इज इक्वल टू फाई L, ये होगा आपका समीकरण नंबर 1, जहां हम बताएंगे कि फाई प्रति एकांक लंबाई वोल्टता पाथ है, यानी वोल्टता उसकी डिक्रीज या घटती है, गिरती है, वो उसका प्रति एकांक लंबाई में मान।
चित्र में अब आपको यहाँ पर एक परिपथ दिखाया जाएगा। उस परिपथ में अब हम सीधे सीधे विभव मापी का उपयोग करके किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमको उसका परिपथ समझना होगा। तो देखते हैं परिपथ कैसा है। यहाँ पर ये देखिए, ये है इसका परिपथ और इस परिपथ में ये जो हिस्सा है, ये तीन पट्टियां जैसे दिख रही हैं, ये पोटेंशियोमीटर का वो हिस्सा है जिसमें तार ए से लेकर सी बिंदु तक 10 फेरों में लगा हुआ है। और इसके जो दो टर्मिनल मैंने बताया था जो एक ही तरफ है, वो ये एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल सी है। जब हम परिपथ को पूरा करते हैं, यानी कि विभव मापी को एक परिपथ में जोड़ते हैं, तो हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से उपकरण लगाए जाते हैं। सबसे पहले तो वो दोनों सेल जिनके ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल की तुलना हमको करना है, उनको कनेक्ट करना है। उन दोनों सेलों के जो धनात्मक सिरे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जो है, प्लस टर्मिनल जो है, उन दोनों को एक साथ इस बिंदु ए पर यानी पॉइंट ए पर हम कनेक्ट कर देंगे। दोनों सेल के ऋणात्मक जो टर्मिनल है वो एक द्विमार्गी कुंजी पर जाएंगे। ये एक ऐसी की होती है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं जिसमें हम दोनों सेल के दोनों निगेटिव जोड़ देते हैं और एक कॉमन पॉइंट सेंटर में होता है। आपको दिख रहा होगा, वहाँ लिखा भी है 1 2 3। ठीक है, तो जब हमको कुंजी के माध्यम से एक सेल को परिपथ में शामिल करना हो तो हम कुंजी उस तरफ घुमा देंगे, दूसरे सेल को शामिल करना हो तो दूसरी तरफ घुमा देंगे। कहने का मतलब ये ऐसी की है जिसके माध्यम से परिपथ में हमेशा एक सेल शामिल रहेगा, दोनों सेल एक साथ नहीं। इससे निकलने वाला जो कनेक्शन है वो आपका जाएगा सीधे गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर का संबंध हम करते हैं जॉकी से, जो आपने कल देखा था कैसे होती है जॉकी, एक पेन होल्डर की तरह होती है, उस जॉकी से कर देंगे। यहाँ पर N1 N2 इसकी दो स्थितियों को दिखाया है, यहाँ दो जॉकी नहीं है, जॉकी एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद आप आइए पॉइंट सी के ऊपर। पॉइंट सी इसका दूसरा सिरा है, इस सिरे से हम एक कुंजी और लगाते हैं, ये सिंगल पॉइंट कुंजी है, और इससे होते हुए एक परिवर्ती प्रतिरोध जो अभी हमने धारा नियंत्रक के नाम से जाना था, रियोस्टेट, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं और उसका एक सिरा बैटरी से लगाते हैं। ये हमारा सोर्स वाला पॉइंट है जहाँ से हम विद्युत प्रदाय कर रहे हैं, यानी एलिमिनेटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए, तो उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। इसके नेगेटिव से जुड़ेगा और पॉजिटिव फिर यहाँ चला जाएगा ए पर। तो परिपथ बहुत आसान है याद रखना। सबसे पहले टर्मिनल ए को पकड़िए, 3 पॉजिटिव एक साथ जोड़िए, 2 सेल के और एक बैटरी का, यानी कि आपका जो भी वोल्टेज के लिए हम यूज कर रहे हैं एलिमिनेटर उसका, यानी कि पॉइंट ए पर तीनों पॉजिटिव जुड़ जाएंगे। 3 पॉजिटिव जुड़ रहे हैं, इसका मतलब 3 निगेटिव फ्री हो रहे हैं। 3 निगेटिव कहाँ कनेक्ट होंगे? बैटरी का निगेटिव धारा नियंत्रक से जुड़ जाएगा और बाकी दोनों सेल के निगेटिव टर्मिनल द्विमार्गी कुंजी में चले। इस तरह से ये परिपथ पूरा हो जाता है। अब इस परिपथ के माध्यम से हम प्रयोग करके इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल जो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 से दर्शाए हैं, इनकी तुलना करेंगे। चलिए उसके लिए देखते हैं क्या गणितीय व्याख्या है, कैसे हम उसको समीकरण के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने समीकरण नंबर 1 दे चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की तुलना के लिए पोटेंशियोमीटर का अनुप्रयोग दिखाता है, जो हमारा चित्र है वो। और मैंने बताया बिंदु 1 2 3 जो है द्विमार्गी कुंजी है। पहली कुंजी की उस स्थिति पर विचार करें जहाँ 1 और 3 संयोजित है। अब आपका प्रयोग चालू हो गया है। हमने पहला जो सेल है उसको परिपथ में कनेक्ट कर दिया है, तो 1 और 3 कनेक्ट हो गए हैं, जिससे गैल्वेनोमीटर एप्सिलॉन 1 वाले जो सेल है उससे जुड़ गया। यानी कि अब जो गैल्वेनोमीटर में करंट दिखाएगा वो एप्सिलॉन 1 वाले सेल के माध्यम से आ रहा है। जॉकी को तार के अनुदेश तब तक सरकाते जब तक कि ए से L1 की दूरी पर किसी बिंदु N1 पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता। कहने का मतलब जैसे हमने मीटर से 2 में किया था, शून्य विक्षेप या अविक्षेप की स्थिति को प्राप्त करना, वही काम यहाँ पर भी करना है। वहाँ हमको एक तार में हमने जॉकी को सरकाया था, यहाँ हमको 10 तार हैं, यानी 10 राउंड हैं, तो उसमें हमको देखना होगा एक एक राउंड में जा करके कि यहाँ हमारा अविक्षेप वाला बिंदु कहाँ मिल रहा है। और इसका कैलकुलेशन भी बहुत सावधानी पूर्वक करना है।
किसी एक सिरे से मान लीजिए आप चौथे तार पर जा रहे हैं तो 3 तार का आपका 100 सेंटीमीटर काउंट हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3 बार। और उसके बाद स्केल उपयोग में लाएंगे कि स्केल को कितने सेंटीमीटर पर दिखा रहा है। मान लीजिए वो 22 सेंटीमीटर पर दिखा रहा है तो ये 300 और फिर 22 हो जाएगा, 322। ऐसा इसका कैलकुलेशन किया जाता है। बंद पाश यहाँ पर जो बनेगा उसमें किरचॉफ का नियम लागू करने पर आपको मिलेगा फाई L1 + 0 - ε1 = 0। यानी लूप का नियम या पाश नियम उपयोग करेंगे तो उसके रास्ते में आने वाला जो प्रतिरोध है और धारा है उनके गुणनफल से विभव निकाल के तीनों को जोड़ेंगे। ε1 यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, देखिए, और फाई L1 मिलेगा आपको प्लस कोई L1 मीटर में कुछ भी धारा नहीं है इसलिए यहाँ पर इसका 0 लेंगे और इस तरह से उसका वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि आप ε2 के लिए करते हैं तो आपको कुछ और लंबाई पर ये रीडिंग मिलेगी। तो उस स्थिति में फिर समीकरण ऐसे ही आएगा फाई L2 + 0 - ε1। फिर दोनों समीकरण की तुलना कर लीजिए। दोनों समीकरण को तुलना के रूप में जो आप करना चाहेंगे तो देखिए कैसे करना पड़ेगा। फाई L1 + 0 - ε1 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2, एंड फाई L2 + 0 - ε2 = 0, इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों इक्वेशन से अब आप देखेंगे तो आपको ε1 और ε2 के मान आसानी से मिल जाएंगे। जैसे ε1 = होता है, पक्षांतर कर दीजिए, ये तो 0 है, इसको इधर ले आइए क्योंकि इसके इक्वल हो जाएगा फाई L1 के। इसी तरह ε2 जाएगा फाई L2 के इक्वल। जब हम इनका अनुपात निकालेंगे, हम इनको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ε1/ε2 = L1/L2। यहाँ से दोनों जगह से फाई कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये जो रिलेशन आ रहा है ये बता रहा है कि जहाँ पर हमको संतुलन बिंदु मिल रहा है जिस लंबाई पर, उस लंबाई के अनुपात ही के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसी माध्यम से हम विद्युत वाहक बल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम विभव मापी के माध्यम से एक प्रयोग ये वाला कर सकते हैं। और दूसरा प्रयोग हमारा होगा जो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध r को ज्ञात करने का होगा। तो उसका परिपथ भी मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पूरा वही सिस्टम है, सिर्फ आपको यहाँ से एक सेल निकाल देना और द्विमार्गी कुंजी निकाल देना। दो चीज निकाले आपने, द्विमार्गी कुंजी निकाले, एक मार्गी कुंजी लगा दीजिए K2, और सेल निकाले तो उसकी जगह प्रतिरोध बॉक्स लगा दीजिए। कल मैंने आपको दिखाया था रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, और वही मान लगा, बाकी एक सेल आपका लगा हुआ, परिपथ पूरा वैसे ही। और इसके प्रयोग के माध्यम से भी हम इस जो लगे हुए सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध r ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर बहुत आसान कैलकुलेशन है। मैं लास्ट स्टेज में बता रहा हूँ। r = आएगा r ब्रैकेट में L1/L2 - 1, और ये होगा आपका विभव मापी का दूसरा प्रयोग, जिसके माध्यम से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इसमें आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके सारे नोट्स वगैरह आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपना काम पूरा कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करके मुझसे पूछ लीजिए।